मुझे मीठा बेहद पसंद था, मगर ये शौक आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक राज बनता जा रहा था। हर रोज़ मेरा शौहर सबसे छुपकर, ख़ास तौर पर अपनी माँ और बहन की नज़रों से बचाकर, मेरे लिए बालूशाही ले आता। दिन भर घर के कामों से जब मेरा जिस्म थक कर टूट जाता, तो रात को वो मुझे बड़े प्यार से वो मिठाई खिलाता और कहता, ये बहुत महंगी होती है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। इसकी बातों में इतनी मोहब्बत होती कि मैं शर्मिंदा सी हो जाती, मगर दिल ही दिल में एक अजीब सा सवाल भी जन्म लेता। अजीब बात यह थी कि जब भी मैं जुमेरात के दिन वो मिठाई खाती, चंद लम्हों बाद मेरी आंखों पर नींद का बोझ सा आ जाता। नींद इतनी गहरी होती कि मुझे खुद खबर ना रहती मैं कब सो गई। सुबह जब आंख खुलती तो सर चकरा रहा होता, जिस्म में जान नहीं होती, जैसे किसी ने रात भर मुझसे मेरी ताकत निचोड़ ली हो। इसलिए एक जुमेरात मैंने मिठाई खाने का सिर्फ ड्रामा किया और लेटते ही आंखें बंद कर ली। मगर इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेरे दिल में खौफ का बीज बो दिया। मेरी शादी को अभी चंद ही महीने हुए थे। शुरू में मेरा शौहर मुझ पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था, ना मेरी बात सुनता, ना मेरी थकन देखता। मैं अक्सर खुद को इस घर में अकेला महसूस करती। फिर एक दिन काम करते हुए मैं अचानक बेहोश हो गई। होश आया तो दिल में अजीब सी घबराहट थी, मगर इसी लम्हे से मेरे शौहर का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो जो पहले बेपरवाह था, अब हद से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था, और यही तब्दीली मुझे अंदर ही अंदर डरा रही थी। एक दिन मैंने यूं ही कह दिया, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मगर आपके घर में तो कभी कभार ही बनता है। बस इतनी सी बात थी, मगर अगली ही रात वो मेरे सामने एक शॉपर रखकर बोले, तुम्हारे लिए बालूशाही लाया हूँ। मैं हैरान रह गई। ये वही शख्स था जो अपनी माँ और बहन की मर्जी के बगैर यह कदम नहीं उठाता था। फिर वो इनसे छुपकर मेरे लिए मिठाई कैसे ला सकता था? दिल ने मानने से इनकार कर दिया, मगर मिठाई खाते ही नींद ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुझे याद ही न रहा कब मैं गहरी नींद में डूब गई। सुबह आंख खोली तो सर भारी था, कदम लड़खड़ा रहे थे जैसे अभी गिर जाऊंगी। खुद को संभाल कर मैं किचन में पहुंची तो मेरी सास ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। इतनी देर से क्यों उठी हो? यह पहला मौका था जब उन्होंने मुझसे इस अंदाज में सवाल किया। मैंने हिसाम के बारे में पूछा तो तंजिया लहजे में जवाब मिला, क्या वो तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता? मैं खामोशी से नाश्ता बनाने लगी, मगर दिल में अजीब सा एहसास जाग उठा। मुझे यूं लगने लगा जैसे इस घर में कुछ है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, और इस राज की जड़ कहीं ना कहीं इस मिठाई से जुड़ी हुई है। मेरी सास इस दिन मुझे इस तरह घूर रही थी जैसे वो मेरे अंदर कोई नया चेहरा देख रही हो। इनकी नज़रें बार बार मुझ पर ठहर जाती और एक लम्हे को तो वो मेरी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुरा भी देती। वो मुस्कुराहट मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ गई। मुझे खुद भी अपनी तबीयत मामूल से हटी हुई महसूस हो रही थी। सर भारी था, दिल बेवजह घबरा रहा था। इसी लम्हे मुझे यकीन होने लगा कि शायद हिसाम मुझसे नाराज़ हो गए हैं। इसी सोच में मेरा पूरा दिन बेचैनी में गुजर गया। रात को जब मैंने किचन के सारे काम निपटा लिए तो मेरी सास ने अचानक मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहाँ बैठते ही उन्होंने मुझसे ऐसे सवाल शुरू कर दिए जिनका मुझसे कोई ख़ास ताल्लुक़ ही नहीं था। वो पूछने लगी, मैंने तालीम कहाँ से हासिल की, मैं ज़्यादातर कहाँ कहाँ जाती हूँ, मुझे खाने में क्या पसंद है। ये सब सवालात इतने बेजोड़ थे कि मुझे फ़ौरन शक होने लगा। दिल कह रहा था कि वो बिलावजह ये सब नहीं पूछ रही, दाल में ज़रूर कुछ काला है। मैंने घबराहट छुपाते हुए इनके सवालों के जवाब दिए और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। कमरे में दाखिल होते ही हिसाम ने हस्बे मामूल मेरे हाथ में मिठाई थमा दी। मैं बेख्तियार खुश हो गई। दिल को तसल्ली हो गई कि वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मगर जैसे ही मैंने मिठाई खाना शुरू की, मैंने महसूस किया कि वो मुझे गौर से देख रहे हैं। इनकी निगाहें आम नहीं थी, जैसे वो मेरे रद्द अमल का इंतज़ार कर रहे हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? इनकी आंखों में एक लम्हे को ऐसी चमक आई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो धीरे से बोले, कुछ नहीं, बस एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। इनके अल्फाज सुनकर मैं चौंक गई। ना जाने क्यों वो बातें मुझे एक साथ अजीब भी लगी और खौफनाक भी।
मुझे महसूस होने लगा कि हिसाब बदल रहे हैं और ये बदलाव मुझे डराने लगा। दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया कि शायद वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर मुझसे कुछ चाहते हैं। चंद ही लम्हों में मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी। बंद होती आंखों से मैंने बस इतना देखा कि हिसाब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, मगर इस मुस्कुराहट में वो अपनायत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैंने आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, मगर नींद मुझे अपने साथ बहा ले गई। अगले दिन मेरी आंख दोपहर के करीब खुली, जिस्म में जैसे जान ही नहीं थी। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर टांगों ने साथ न दिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांप रहे थे। मैंने बार बार अपनी ननन को आवाज़ दी, मगर शायद मेरी आवाज़ बाहर तक पहुंची ही नहीं। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर मैं नीचे पहुंची तो सामने ही मेरी ननन और सास बैठी हुई थी। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी, मगर मुझे देखते ही एकदम खामोश हो गई। मैंने सवाल किया, क्या हुआ? आप लोग किस बारे में बात कर रही थी? मेरे पूछते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास का रंग एक लम्हे को फीक पड़ गया, जैसे इन्हें लगा हो कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। इसी लम्हे मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी। दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। आखिर ये दोनों मेरे साथ क्या कर रही थी और क्यों? माँ और बेटी दोनों पर मेरा शक दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। दिल में एक अनजाने से घबराहट ने घर कर लिया था, जैसे मैं इस घर में अकेली नहीं बल्कि निशाने पर हूँ। मैं खामोशी से वहां से किचन की तरफ बढ़ी, मगर तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि कदम भी बोझल लग रहे थे। जैसे ही मैंने किचन में कदम रखा, मेरी सास और ननन अचानक उठी और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली गई। इनका यूं अचानक चले जाना मेरे शक को और पख्ता कर गया। इसी लम्हे मेरे दिल में अपने शौहर के लिए भी गुस्सा भर आया। वो मुझसे आखिर क्या चाहते थे? क्यों सब कुछ मुझसे छुपाया जा रहा था? इस दिन मैंने कोई काम नहीं किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं दिन ब दिन बदलती जा रही थी, जिस्म कमज़ोर और दिमाग उलझा हुआ। अब मुझे यकीन होने लगा था कि इस सब के पीछे मेरी ननन और सास का ही कोई हाथ है। मगर आखिर वो मुझसे चाहती क्या थी? ये सब कुछ एक अजीब मामूल बन चुका था। मेरा शौहर हर रोज़ मेरे लिए महंगी मिठाई ले आता और मैं भी इसकी आदी होती जा रही थी। सारा दिन मुझे बस रात का इंतज़ार रहता। मिठाई खाते ही दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता, जैसे तमाम परेशानियां चंद लम्हों के लिए ख़त्म हो जाती हों। मगर सुबह आंख खुलते ही जिस्म टूटा हुआ महसूस होता। एक बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की, जब से मैं वो मिठाई खा रही थी मेरी रात को कभी आंख नहीं खुली थी, जैसे नींद भी मुझसे छीन ली गई हो। यही ख्याल अब मुझे अंदर ही अंदर खाने लगा। एक रात मैं लॉन्च में बैठी हुई थी। हिसाम घर आई तो मुझे देखे बगैर सीधा अपनी माँ के कमरे में चले गई। शायद इन्हें यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी ननन भी वहीं पहुँच गई और यूँ लगा जैसे किसी खुफिया मीटिंग का आगाज हो गया हो। चंद लम्हों बाद मुझे हिसाम की ऊंची आवाज़ सुनाई दी। वो किसी बात पर गुस्से में थे और ये पहला मौका था जब मैंने इन्हें अपनी माँ और बहन पर इस तरह चिल्लाते सुना था। दरवाज़ा बंद होने की वजह से अल्फाज साफ सुनाई दे रहे थे, मगर लहजा साफ बता रहा था कि मामला संजीदा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर वो अपनी माँ से किस बात पर लड़ रहे हैं? और अगर ये सब मेरे फायदे के लिए है तो मुझे अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा राज दफन है और इस राज का ताल्लुक बराह रास्त मुझसे है। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद हिसाम भी कमरे में दाखिल हुए। इनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, बिल्कुल वैसा जैसे वो सीधे ऑफिस से लौटे हों और कुछ हुआ ही ना हो। मैंने जानबूझकर सवाल किया, आप आज ऑफिस से लेट आए हैं? वो लम्हा भर रुके, फिर बड़े इत्मीनान से बोले, हाँ आज काम ज़्यादा था, वही खाना भी खा लिया था। इनके लहजे में इतनी सफाई थी कि मैं इनके झूठ की वजह समझ ही ना सकी, मगर दिल ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया। हमेशा की तरह वो आज भी मेरे लिए मिठाई लाए थे। मैंने पहले खाने से मना किया, मगर उन्होंने इतने प्यार से इसरार किया कि मैं इनकार ना कर सकी। मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई और बाकी रख दी। हैरत की बात यह थी कि उन्होंने इस बार दोबारा खाने पर जोर नहीं दिया, जैसे इनका मकसद पूरा हो चुका हो। कुछ ही देर बाद मेरी आंखों पर नींद छाने लगी
अचानक नींद में मुझे एक तेज सी चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सोई चुभो दी हो। ये पहला मौका था जब मुझे नींद के दौरान कुछ महसूस हुआ था। मैंने पूरी हिम्मत जमा करके आंखें खोली और लाइट ऑन कर दी, मगर कमरा बिल्कुल खामोश था। हिसाम बिस्तर पर सो रहे थे। लाइट बंद करने लगी तो दिल में एक अजीब सा वहम आया, जैसे वो सो नहीं रहे बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद किए लेटे हों। मैंने इन्हें आवाज़ दी, मगर वो ठस से मस न हुए। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरी वहम परस्ती है और दोबारा लेट गई और फौरन ही गहरी नींद में चले गई। नींद में मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा हो। आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मगर अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। मेरे अंदर आंखें खोलने की हिम्मत ही ना रही। खौफ ने मुझे जकड़ लिया था। मैं बस पड़ी रही, जैसे मेरा जिस्म मेरा साथ छोड़ चुका हो। सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। हिसाम फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर उन्होंने फ़ौरन कॉल काट दी। मेरा दिल धक सा रह गया। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, रात को आप किससे बातें कर रहे थे? क्या हमारे कमरे में कोई और भी था? मेरी बात सुनकर वो एकदम घबरा गए। इनका रंग फिक पड़ गया, जैसे कोई राज खुलने वाला हो। नहीं, कोई भी तो नहीं था। वो इस अंदाज में बोले जैसे चोरी करते पकड़े गए हो। मैंने बात को हंसते हुए टाल दिया। शायद मैंने कोई जवाब देखा हो। नींद में ऐसा हो जाता है। वो फौरन बोले, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मगर मेरे दिल में शक की लकीर और गहरी हो गई। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। इस दिन मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ अजीब हद तक अखड़ा हुआ था। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। यही वो सास थी जिन्होंने कभी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांगा था, जो मुझे घर में लाते वक्त इतना प्यार देती थी कि मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। मगर आज इनकी आंखों में वो अपनायत नहीं थी, बल्कि जैसे मैं इनके लिए कोई बोझ बन चुकी हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, जब भी मेरे लिए कहीं से कोई रिश्ता आता, मेरे माँ बाप बिना किसी बहस के इनकार कर देते। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो रिश्ते वाले खुद ही कुछ बातें सुनकर वापस चले जाते। मैं खामोशी से सब देखती रहती, मगर कभी समझ ना सकी आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हर रिश्ते को तोड़ देती है। दिल में एक सवाल बार बार जन्म लेता कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, या फिर मेरे नसीब में शादी लिखी ही नहीं। फिर एक दिन मेरी सास खुद मेरे लिए रिश्ता लेकर आई। वो अपने इकलौते बेटे के लिए मुझे मांगने आई थी। वो पहली खातून थी जिन्होंने इतनी मिन्नतों, इतनी जिद और इतने यकीन के साथ मेरा रिश्ता मांगा। मेरे माँ बाप भी इनके अंदाज से मुतासिर हो गए और हाँ कह दी, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन बाद मेरी सास ने अचानक रिश्ते से इनकार कर दिया। हैरत की बात यह थी कि मेरे माँ बाप इस इनकार पर उदास होने के बजाय जैसे मुतमईन हो गए। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। चंद दिन गुजरे तो वही सास दोबारा हमारे घर आ गई। इस बार इनके लहजे में एक अजीब सी जिद थी। वो बार बार यही कहती रही, मुझे आपकी बेटी ही बहू बनानी है। हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, इसका घर बर्बाद नहीं होने देंगे। इनके ये अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, मगर मैं कभी ये समझ ना सकी कि उन्होंने ऐसी बातें क्यों की और वो किस चीज़ का बोझ पहले ही अपने दिल में उठाए हुए थी। शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास मेरे साथ ठीक थी, बल्कि किसी हद तक नरम दिल भी, मगर वक़्त के साथ इनका रवैया एकदम बदलने लगा। ये तब्दीली इतनी अचानक थी कि मैं समझ ही ना सकी कि मेरी ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है। कभी लगता सब कुछ ठीक है, कभी लगता है जैसे मैं किसी ऐसे खेल का हिस्सा हूँ जिसके उसूल मुझे मालूम ही नहीं। मैं अपने शौहर पर शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। कभी कभी इनकी मोहब्बत के सामने मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती। वो मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ा लेते थे, मेरा ख्याल रखते थे, मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते थे, और मैं फिर भी शक कर बैठती थी। एक दोपहर में लॉन्च में बैठी हुई थी कि अचानक मेरी सास से तेज कदमों से मेरे पास आई। इनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो बुलंद आवाज में बोली, बहुत तेज हो गई हो तुम, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो? ये नए नए ड्रामे करके आखिर साबित क्या करना चाहती हो? मैं सब जानती हूँ। इनके अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरे। मैं साकित रह गई। वो सब जानती हो कहकर आखिर किस तरफ इशारा कर रही थी? क्या वाकई वो कोई ऐसा राज जानती थी जो मुझसे भी छुपाया जा रहा था?
ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, इसे परेशान कर रही हो, ये सब तुम्हारे बनाए हुए ड्रामे हैं। मेरी सास की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। वो मुसलसल बोलती जा रही थी, मगर मुझे एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया की बातें कर रही हों। अभी वो कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक हिसाम वहाँ आ गए। उन्होंने फौरन अपनी माँ को रोक लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर वो एक जुमला और बोल देते तो कोई बहुत बड़ा राज सबके सामने आ जाता। इस लम्हे मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे सच मेरे बिल्कुल करीब आकर फिर मुझसे छीन लिया गया हो। मैं बगैर कुछ कहे उठकर अपने कमरे में आ गई। दिल में अजीब सा बोझ था, मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। हिसाम भी मेरे पीछे पीछे आ गए, मगर मैं मुकम्मल खामोश रही। मैं कुछ जानती ही नहीं थी, इसलिए कुछ कहने का हक भी खुद को नहीं दे पा रही थी। मेरी सास बार बार ड्रामे की बातें कर रही थी, मगर मैं तो खुद अपनी जिंदगी का मफहूम नहीं समझ पा रही थी। मैं आखिर कौन सा ड्रामा कर रही थी? अब ये मामूली बन चुका था कि मेरी सास कभी भी आकर मेरे कमरे की तलाशी लेने लगती, कभी मेरी कोई चीज उठा कर ले जाती, कभी उलट पुलट कर रख देती। मैंने कभी इनसे सवाल नहीं किया, ना ही एहतजाज किया। शायद कहीं दिल के किसी कोने में मुझे भी लगने लगा था कि मैं वाकई किसी अनजाने खेल का हिस्सा हूँ। मैंने हिसाम से इनके अचानक आने की वजह पूछी, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। इनकी खामोशी मुझे इनके अल्फाज से ज्यादा डरा रही थी। रात को वो देर से वापस आए, मैं इनके इंतजार में सो चुकी थी। उन्होंने मुझे आकर जगाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा और इंतजार कर लेती, मुझे तो आना ही था। और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो कितने शौक से खाती थी मिठाई। इनकी बात सुनकर मैंने भी मुस्कुरा दिया, हालांकि दिल कहीं और ही अटका हुआ था। नहीं, मैं अब भी खाती हूँ, यह कहकर मैंने मिठाई खाना शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं मिठाई खा रही थी मेरे सर में हल्का सा चक्कर आने लगा, आंखें बोझल हो रही थी और जिस्म में अजीब सी सुस्ती फैलने लगी। अचानक मुझे यूं लगा जैसे कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला हो। धुंधली नजरों में मैंने एक लड़की को कमरे में दाखिल होते देखा। इस लम्हे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें पूरी तरह खोल सकूं। नींद का नशा मुझ पर गालिब आ चुका था। मुझे बस सोना था, गहरी और पुरसुकून नींद। मैंने तकिए पर सर रखा तो ऐसा लगा जैसे सारी थकन, सारा खौफ एक लम्हे में खत्म हो गया हो। मुझे इस वक्त इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कमरे में कोई लड़की आई है या कौन आई है। हत्ता कि यह ख्याल भी दम तोड़ गया कि मेरा शौहर भी इसी कमरे में मौजूद है। मैं दुनिया जहान से बेखबर होकर सो गई, बगैर ये सोचे कि वो लड़की इस वक्त इस रात मेरे कमरे में आखिर क्या करने आई थी। सुबह आंख खोली तो एक ही सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था, वो लड़की कौन थी? और अगर वो वाकई थी तो फिर वो सब लोग जो मुझे ड्रामे का ताना दे रहे हैं, असल खेल किसका है? सारा दिन मैं इसी उलझन में घिरी रही। दिमाग में एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसकी जड़ वो मिठाई है। मैंने दिल ही दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि अब मैं ये मिठाई कभी नहीं खाऊंगी। जब से मैंने इसे खाना शुरू किया था सब कुछ उलट पुलट हो गया था। मेरी सास और ननद अचानक बदल गई थी। इनका रवैया जहर आलूद हो चुका था, जबकि मेरे शौहर का बर्ताव हद से ज्यादा नरम और गैर फितरी लगने लगा था, जैसे वो मुझ पर तरस नहीं बल्कि किसी मकसद के तहत मेहरबान हो रहे हों। रात को हस्बे मामूल हिसाम मिठाई ले आए। मैंने सोचा इस बार साफ इनकार कर दूंगी, मगर ना जाने क्यों जबान साथ न दे सकी। जिस प्यार जिस नरमे से वो मिठाई मेरे हाथ में थमाकर कमरे से बाहर गई, इसने मेरे इरादे को कमजोर कर दिया। कुछ देर बाद वो वापस आए तो मैंने तकिए पर सर रखकर सोने का ड्रामा शुरू कर दिया। हिसाम काफी देर तक किसी से फोन पर बातें करते रहे। वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। मैं अल्फाज तो न समझ सकी, मगर इनका लहजा सुनकर दिल बेवजह दहलने लगा। मैं नीम गंदगी की हालत में लेटी रही, मगर कब हकीकत में नींद आ गई मुझे खुद खबर ना हुई। रात काफी गुजर चुकी थी, घड़ी शायद 12 बजा रही थी जब मुझे यूं लगा जैसे कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला हो। मैंने पलकों के बीच से देखा, कोई अंदर आया था। ये सामने इस शख्स से सरगोशी में जो बात कही वो मेरे लिए किसी धमाके से कम ना थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो किसी दवाई की बातें कर रहे थे, किसी खास खुराक की, किसी मिकदार की। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे करीब आ गया।
मुझे अपने बाजू में हल्की सी चुभन महसूस हुई। इन दोनों की सरगोशियां सुनकर मेरी रूह कांप उठी। इसी लम्हे एक सोई मेरी बाजू में उतरी। जैसे ही इसने इंजेक्शन लगाया, मुझे लगा किसी ने एक झटके में मेरी जान खींच ली हो। जिस्म सुन्न होता जा रहा था, आवाज गुम हो रही थी और आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा। इस लम्हे नींद में डूबते हुए मुझे हिसाम से नफरत महसूस हुई, शदीद नफरत। वो सिर्फ मेरा शौहर नहीं था, वो किसी बड़े खतरनाक खेल का हिस्सा था और मैं शायद इस खेल की सबसे अहम महरा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर सबको बता दूं, जोर जोर से चिल्लाऊं, मगर जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं खामोश लेटी रही, इस अजियत को बर्दाश्त करती हुई, जिसका मुझे खुद भी पूरा शौर नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हिसाम मुझसे आखिर चाहता क्या है और ये सब किस मकसद के तहत हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर बाहर से खामोश थी, जैसे मेरी आवाज ही मुझसे छीन ली गई हो। सुबह जब आंख खुली तो आईने में अपना अक्स देखकर दिल दहल गया। आंखें सुर्ख थी, चेहरा जर्द और हालत पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इसी लम्हे मुझे यकीन हो गया कि मुझसे सिर्फ हिसाम ही नहीं, इसकी माँ भी कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रही है। वो सब मिलकर जैसे मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। मेरे दिमाग में वसवसों का तूफान उठने लगा। मुझे नफरत होने लगी अपने ही शौहर से। दिल चाहा सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी वक्त अपने मायके चली जाऊं, मगर जिस्म और हालात दोनों ने मुझे जकड़ रखा था। मैं शदीद जहनी और जिस्मानी तकलीफ में थी, इसलिए पूरा दिन कमरे से बाहर ना निकली। रात को जब हिसाम घर आए तो ना मैंने बात की ना उन्होंने। इनका रवैया भी आज अजीब हद तक सर था, जैसे हमारे दरमियान कोई अनदेख दीवार खड़ी हो गई हो। इसी दौरान मेरी नजर अचानक हिसाम के बाजू पर पड़ी, जहां पट्टी बंधी हुई थी। दिल जोर से धड़का। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कई बार चाहा कि पूछूं, बाजू पर क्या हुआ है, आज मिठाई क्यों नहीं लाए, मगर कल रात का मंजर आंखों के सामने घूम गया। मेरा दिल बैठ सा गया। जो कुछ मैंने देखा था, इसके बाद सवाल करना भी मुझे खतरनाक लगा। दोबारा हिम्मत की, मगर हर बार अल्फाज हलक में ही अटक गए। अगर मैं गलत साबित हुई तो अगर मैं दुरुस्त थी तो मैं सोचने लगी कि हिसाम का यह अचानक बदलाव यूं ही नहीं था। इसके दिमाग में कुछ चल रहा था, कोई ऐसा मंसूबा जिससे मुझे दूर रखा जा रहा था। अगर मैं कल रात न जागती, न देखती, तो शायद आज मैं इस हालत में ना होती, या शायद इससे भी बदतर अंजाम मेरा इंतजार कर रहा होता। इसके बाद कई दिन हमारे दरमियान खामोशी रही, न झगड़ा न बातचीत, मगर मैं खुद बदलने लगी थी। मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। कमजोरी, घबराहट, बेचैनी, जैसे मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता किसी नामालूम चीज के आगे हार रहा। और मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। मुझे यूं महसूस होने लगा था जैसे मेरा सर किसी भी लम्हे फट जाएगा। दिन हो या रात, बेचैनी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। दिल हर वक्त घबराया रहता, सांस उखड़ने लगती। हिसाम अब अक्सर रात गए घर आता और सीधा अपनी माँ के कमरे में चला जाता। अजीब बात यह थी कि जिन रातों वो मेरे कमरे में नहीं आता, मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती, जैसे कहीं दूर बैठे लोग मुझ पर कोई असर डाल रहे हो। आज भी वो बहुत देर से आया। मैं मजीद बर्दाश्त न कर सकी। हिसाम, आखिर आप चाहते क्या हैं? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? जब मैं बोलूं तो आप जवाब नहीं देते। कभी पूछा है कि मेरी तबीयत दिन भर कितनी खराब रहती है? मेरे लहजे में गुस्सा भी था और बेबसी भी। वो मुझे घूरने लगे, इस तरह जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। चंद लम्हे मुझे देखते रहे, फिर एक लफ्ज कहे बगैर वहां से चले गए। इस खामोशी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। अगले दिन मैं अपनी ननद के साथ शॉपिंग के लिए निकली। इसने कहा पहले लंच कर लेते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में बैठे ही थे कि मेरी नजर सामने वाले टेबल पर पड़ी। अगले ही लम्हे मेरी आंखें वहीं जम गई, दिल जैसे रुक सा गया। मैं फौरन वहां से उठकर बाहर निकल आई। दिमाग में एक ही ख्याल गूंज रहा था, यह थी इसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और। तो वो लड़की वाकई इसी रात मेरे कमरे में आई थी। घर पहुंचते ही मैं सीधी अपने कमरे में गई, होशो हवास खो बैठी। कमरे में रखी हर चीज बिखेर दी। आंसू मुसलसल बह रहे थे। मुझे यकीन हो गया था कि हिसाम मुझे धोखा दे रहा है। वो मुझे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मेरी बीमारी, मेरी कमजोरी, सब कुछ इसके मंसूबे का हिस्सा था। रात को हिसाम आया। आज भी इसका अंदाज अजीब हद तक नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मेरे लिए मिठाई भी लाया था,
मगर कमरे में कदम रखते ही ठिठक गया। बिखरा हुआ कमरा देखकर चौंक गया। ये सब क्या है? तुम्हें क्या हो गया है? इसने पूछा। मैं हंस पड़ी, एक तलक टूटी हुई हंसी। अब भी आप पूछ रहे हैं क्या हुआ है? सच बताएं हिसाम, आप चाहते क्या हैं? मुझे अपनी जिंदगी में क्यों शामिल किया? क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? मेरे सवाल फिजा में मुअल्लक रह गए और इस लम्हे मुझे अंदाजा हो गया जो सच में ढूंढ रही थी वो मोहब्बत का नहीं, किसी खौफनाक राज का था। वो मुझे घूरने लगे जैसे मेरे सवालों ने इन्हें चौंका दिया हो। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये कमरे का ये हाल क्यों बना रखा है? आओ आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। यह कहकर हिसाम ने मुझे सोफे पर बिठा दिया, मगर इसकी नरमी मुझे और ज्यादा खौफनाक लगी। मैंने जब्त टूटते हुए पूछ ही लिया, आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और क्यों? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं हर सच एक ही लम्हे में जान लेना चाहती थी। नींद की गोलियां मिलाता हूँ, इसने बड़े सुकून से जवाब दिया, जैसे कोई मामूली बात बता रहा हो। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान लेगा। मेरा गुस्सा मजीद भड़क उठा। क्यों क्यों खिलाते थे मुझे? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, वो इसी ठहराव से बोला। मैंने इसे घूर कर देखा। दिल में शिद्दत नफरत उभर आई। हिसाम, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई कहानी मत सुनाई। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, मैंने सख्त लहजे में कहा। यह सुनते ही इसका अंदाज बदल गया। इसकी आंखों में गुस्सा और अजीब सी बरतरी आ गई। मेरी सच्चाई, और वो भी तुम जानती हो। वो हंसा, ऐसा हंसा जैसे मैं कोई बेवकूफ बच्ची हूँ। तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानोगी? पहले ये बताओ तुम अपने बारे में क्या जानती हो? इसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैं चीख पड़ी। कौन था वो शख्स जो इस रात कमरे में आया था? और वो लड़की कौन थी जिसे आप बुलाते थे? होटल में आज आपके साथ कौन थी? और आप रोज अपने माँ के कमरे में जाकर मेरे साथ क्या करते हैं? जादू, दवा, सब बताएं, मुझे सब मालूम है। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर इसकी आवाज बदल गई, सख्त बेरहम। और तुम ये जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? मेरा दिल बैठ सा गया। वो एकदम आगे आया और आहिस्ता मगर जहर आलूद लहजे में बोला, वो सिर्फ मुझसे नहीं, किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो। वो कहते थे कि तुम जल्दी ही पागल हो जाओगी और जो भी तुमसे शादी करेगा एक दिन तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर मुझे यूं लगा जैसे जमीन मेरे पाँव के नीचे से निकल गई हो। क्या मैं वाकई बीमार थी या ये सब मुझे बीमार साबित करने का खेल था? और इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ, ये लड़ाई शौहर और बीवी के दरमियान नहीं थी। ये जंग मेरे दिमाग, मेरी हकीकत और मेरी पहचान के थी। हिसाम ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो किसी भारी सच का बोझ उतारने वाला हो। तुम्हारी माँ भी शुरू से तुम्हारा रिश्ता किसी से नहीं करना चाहती थी, वो आहिस्ता मगर ठोस आवाज में बोला। मेरी जिद थी कि तुम्हें इस घर की बहू बनाया जाए, वरना मेरी माँ भी यही कहती थी कि ये रिश्ता खतरनाक है। मैं खामोश थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बोलता चला गया जैसे अब रुकना इसके बस में ना हो। और रही बात तुम्हें नींद की गोलियां खिलाने की, तो एक रात तुमने जरा सी मिठाई खाई थी। अपना हाल देखा था तुमने? तुम मर भी सकती थी। अगर वो दवाई ना दी जाती तो शायद आज तुम जिंदा ना होती। इसके अल्फाज मेरे दिमाग में गूंजने लगे। मैंने तुम्हें सुलाया, तुम्हें बेखबर रखा, क्योंकि तुम्हारा इलाज हो रहा था। तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारी घबराहट का, तुम्हारे वहमों का। इसने नजरें झुका ली। और वो लड़की, वो इलाज के लिए आती थी। और रात मेरे साथ जो शख्स था वो डॉक्टर था। इसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। वो आगे बोला, मानता हूँ वो लड़की रात के वक्त भी आती थी। अगर कहूँ तो मैं इससे बात भी करवा देता हूँ। वो यहाँ आकर क्या करती थी, क्यों आती थी, सब बता देगी। इसने एक लम्हा तौखुफ किया, फिर वो सच बोला जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। और हाँ, वही लड़की आज होटल में भी मेरे साथ थी, मगर किसी गलत वजह से नहीं। वो मुझे हौसला दे रही थी, मेरे हाथ पर हाथ रखकर कह रही थी कि तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। यही वजह है कि मेरा रोज अपनी माँ से झगड़ा होता था। हिसाम की आवाज में थकन थी। वो कहती थी तलाक दे दो, छोड़ दो इसे, मगर मैं नहीं माना। फिर इसने वो बात कही जो मेरे वजूद पर सवाल बनकर गिरी। जानती हो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे नहीं, किसी से भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि तुम बीमार हो और एक दिन पागल हो जाओगी और जो भी तुमसे शादी करेगा आखिरकार तुम्हें छोड़ देगा।
मेरे कानों में सीटियां सी बजने लगी। मेरी माँ भी इसी वजह से ये रिश्ता नहीं चाहती थी। वो बोला, मगर मेरी जिद ने तुम्हें इस घर की बहू बना दिया। इसने आखिरी बार आहिस्तगी से कहा। मैंने जो कुछ किया, तुम्हें नींद की दवाइयाँ दी, सब तुम्हें बचाने के लिए किया। इलाज के लिए मोहब्बत में मैं साकित बैठी रही। अब सवाल ये नहीं था कि वो सच बोल रहा है या वो झूठ। असल सवाल ये था कि क्या मैं वाकई बीमार थी या मुझे बीमार साबित करने के लिए सब कुछ इतनी सफाई से रचाया गया था। और इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ, ये कहानी मोहब्बत की नहीं थी, ये कहानी एतमाद, कंट्रोल और ज़हन के सबसे खतरनाक खेल की थी। वो एक लम्हे को रुका, फिर बोला जैसे हर लफ्ज इसके दिल को चीर रहा हो। वो लड़की मेरे हाथ पर हाथ रखकर बस एक ही बात दोहराती थी कि तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा, और यही बात रोज मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं होती थी। इसीलिए मेरा इससे रोज झगड़ा होता था। वो कहती थी, तलाक दे दो, इस बीमार लड़की को क्यों साथ रखा हुआ है। हिसाम की आवाज भर आ गई। शुरू में मेरी माँ को तो तुम पर ही हमदर्दी थी, मगर वक्त के साथ वो नफरत में बदल गई, क्योंकि मेरा पूरा हाल, मेरी परेशानी, मेरी जिंदगी, सब कुछ तुमसे जुड़ गया था। फिर उसने वो बात कही जो मेरे वजूद पर हथौड़े की तरह गिरी। तुम्हें कैंसर है और इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे कि या तो तुम मर जाओगी या अगर जहनी तौर पर टूट गई तो जिससे भी शादी होगी वो तुम्हें छोड़ देगा। इसीलिए मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था कि हम तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। मेरी सांस अटक गई। और ये जादू टोने की बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी? वो नरमी से बोला, ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत। मेरी माँ भी वक्त के साथ तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। ये कहते कहते इसने मेरे सामने वो तमाम सच रख दी है जिनसे मैं अंधेरों में भागती रही थी। मैं सुनती रही और मुझे एहसास ही ना हुआ कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल चाहा जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मैं जिस शख्स को बेरहम, धोखेबाज और जुल्म समझती रही, वो तो खामोशी से मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और इसके बावजूद वो मुझे साथ रखे हुए था, बिना बताए, बिना जताए, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद में ना जीने लगूं। मेरा इलाज हो रहा था और मैं इसे ही मुजरिम समझ बैठी थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी आप पर शक नहीं करूंगी, मैंने लरजती आवाज में कहा। वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं जानता हूँ, वो आहिस्ता बोला, और तुम जल्द ठीक हो जाओगी। इसके अल्फाज दिलासा थे, मगर मेरे दिल के किसी कोने में अब भी एक सवाल जिंदा था। क्या ये पूरी सच्चाई थी या सच की बस वो हद जितनी मुझे बताना जरूरी समझी गई? आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।